गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड सेकंड भी पढ़ लिया, थर्ड भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? द अमेरिकन एंड फ्रेंच revolutions strengthened the idea of nationalism. In parts of Europe and later in the rest of the world, people began to identify themselves with a particular nation. Actually, this growing feeling led to the formation of nation states. Many countries in Europe, divided into a number of small parts, tried to unite themselves. From the help of Otto von Bismarck, Germany came as a united state. The Italian unification movement was led by Giuseppe Garibaldi and Giuseppe Mazzini. They succeeded in making Italy a unified and independent nation. इन लोगों ने इटाली को की यूनिफाइड और इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की पूरी कोशिश की थी. इन द 20th century, this spirit of nationalism spread throughout the world. Its chief characteristics were the following. फर्स्ट है यूनिटी. ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला है यूनिटी. यूनिटी है क्या? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर नेशनलिज्म. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हेन यूनाइट देन यूनिटी फैक्टर कम्स. जितने भी पार्ट्स हैं कंट्री के, वो जब यूनाइट हो जाते हैं तभी हम उसे यूनिटी फैक्टर बोल सकते हैं या फिर होल कंट्री बोल सकते हैं. State. A nation state should have many states under a political system and organized under a fixed ideology like monarchy, democracy or anything. स्टेट का मतलब ये है जो भी नेशन है उनमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और उन स्टेट्स में उनके खुद के अपने पॉलिटिकल सिस्टम चलते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, जैसे कि मोनार्की, डेमोक्रेसी और कुछ भी, एनीथिंग. Independence. An independent unit must be essential for a nation state. Many countries became independent under foreign domination. तो ये थे 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक नेशनलिज्म को नेशनलिज्म ऐसा होना चाहिए, वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, नेशनलिज्म पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या चीज़ें दी गई हैं. सो in the later part of the 18th century in Europe, great changes came in the industry. In the industry, these tremendous changes are collectively known as industrial revolution. 18th century यूरोप में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए थे इंडस्ट्रीज़ में, यानी प्लांट फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे गुड्स बनते हैं या फिर कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स बनते हैं. इन द इंडस्ट्री दीज ट्रेमेंडस चेंजेस आर कलेक्टिवली नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. और उन इंडस्ट्रीज़ में जो भी चेंजेस आ रहे थे जल्दी जल्दी, उन्हें बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. नाउ फर्स्टली द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन केम इन इंग्लैंड. सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ है बिटवीन 1760 AD एंड 1825 AD. 1760 और 1825 AD के बीच में. इट फास्टली स्प्रेड टू बेल्जियम अबाउट 1830 AD, टू फ्रांस अबाउट 1825 AD, टू जर्मनी अबाउट 1852 AD and to Italy in 1830 AD. In all these countries, manufacturing was developing with greater speed than agriculture. इन सभी कंट्रीज़ में, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, बेल्जियम, इनमें मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार बहुत तेज़ी से हो रहा था एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर और फार्मिंग. इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू एनॉर्मस ग्रोथ. और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी किसी भी सामान का मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना, इन कंट्रीज़ में बहुत ही रैपिडली, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहे थे. नाउ स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ कहाँ फैला हुआ था. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द future of world history. It first began in England and then spread to other European countries. United States of America also affected from this revolution. और United States of America वो इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से. For the spread of this revolution, some important causes were responsible. Some of them are. और इन चेंजेस के पीछे ये थे, ये कुछ रीज़न्स हैं जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद चेंज हुए थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद. बाय द एंड ऑफ द मिडल पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन यूरोप देयर वॉज वेरी मच कॉम्पिटिशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज इन एवरी फ्रंट लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आर्म्स एक्सेट्रा. और मिडल पीरियड के एंडिंग होने के बाद ही यूरोप में बहुत ही ज़्यादा
कंपटीशन, इनफैक्ट यूरोप में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया था, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन पे, पॉलिटिकल और आर्मीज़ पे। सो दे वर इन टू हरी टू एम्ब्रेस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विदाउट वेटिंग, इसलिए उन्होंने ये जल्दी से जल्दी कोशिश किया कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपने कंट्री में अपना सकें। सो इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी देयर वर राइजिंग ऑफ न्यू सिटीज़, और मिडिल में ही 18th सेंचुरी के मिडिल में ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उनकी न्यू सिटीज़ जनरेट हो गई थी। वहाँ पे नए नए बिल्डिंग्स बन रही थी, जिससे कि उनका जो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो तेज़ी से ग्रो अप करे। Craftsmen and artisans began to migrate the towns. Now the artisans began to produce goods on large scale with the help of new techniques. और जो भी वहाँ के क्राफ्ट्समैन होते थे, आर्टिशंस थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते थे विथ न्यू टेक्निक्स। दिस गेव एक्सटेंड टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। इन यूरोप द पॉलिटिकल कंडीशंस लाइक द जर्मन यूनिफिकेशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द अमेरिकन सिविल वॉर वर नो लेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक्चुअली ईच ऑफ द यूरोपियन नेशंस स्पेशलाइज्ड इन वन और अदर फील्ड, और यूरोप में पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा थी, जैसे कि जर्मन यूनिफिकेशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड अमेरिकन सिविल वॉर वर नो लेस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ। और ईच ऑफ द यूरोपियन नेशंस स्पेशलाइज्ड इन वन और अदर फील्ड, और जितने भी वहाँ पे यूरोपियंस थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में अपने आप को ढाल ही लेते थे, उनको वो चीज़ आने ही लगती थी क्योंकि उनको ग्रो अप करना था। सो हमारा ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हम पढ़ेंगे इम्पीरियलिज्म टॉपिक। हमने इतने कंप्लीट कर लिए इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इम्पीरियलिज्म। सो in Europe, nationalism and industrial revolution were affecting the life of people. यूरोप में दो रिवॉल्यूशन हुए थे, पहला तो इंडस्ट्रियल, दूसरा है नेशनलिज्म, जो लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले किया था। एट द सेम टाइम द सिचुएशन इन इंडिया एंड अफ्रीका वर माइजरेबल, और सेम उसी स्थिति में इंडिया और अफ्रीका की भी कुछ कंडीशन ऐसी ही थी। फ्रॉम द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोपियंस अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, है ना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण यूरोपियंस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट्स पे थे। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन, in order to establish their control over trade, the European traders often fought among themselves. They got military help from their respective governments. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद यूरोपियंस ट्रेडिंग में भी और काफ़ी चीज़ों में भी, आर्मीज़, मिलिट्री में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। Soon European countries established their centers in many Asian countries. The European nations were now in the race for extending their authority over them. This control by one country over a dependent area of people is known as colonialism. Portugal, Holland, Denmark, England and France were those countries who chiefly engaged in colonialism. All these countries, traders had come to India, Malaysia, Sri Lanka, etc. All these countries had their own companies. और जितनी भी countries थी उनके खुद की भी कंपनी थी. These companies had taken full advantage, और उनकी कंपनीज पूरा फुल एडवांटेज ली हुई थी एशियन और अफ्रीकन नेशंस की, ऑफ द वीकनेस ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस की। ये अफ्रीका और एशिया के जो नेशंस थे वो इन कंट्रीज़ ने पूरा उनका बेनिफिट, प्रॉफिट सब कुछ ले ली थी। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप घर पे रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। देन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, दैट इज़ इफेक्ट्स ऑन कॉलोनीज़। क्या इफेक्ट्स हुए थे कॉलोनीज़ में। थैंक यू।